सभी को स्क्रीन वगैरह सब चीज़ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, स्टार्ट करें माइनिंग मेथड में। जैसे ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों पढ़ना है ना, तो ओपन कास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले बताता है कि ओपन कास्ट वर्किंग का क्या डिफिनेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो डिफिनेशन दिया हुआ है ये सीएमआर में दिया हुआ है, सीएमआर 2017 में। ओपन कास्ट वर्किंग मीन्स क्या, मीन्स ए क्वेरी या कोई भी ऐसा एक्सकेवेशन किया गया है where any operation for the purpose of searching for or obtaining mineral has been or is being carried on। स्क्रीन जिसको शो नहीं हो रहा है ना, एक बार एक स्टेप पीछे जाओ फिर वापस आ जाओ। ठीक है ना, एक स्टेप बैक जाकर वापस स्टोर से आओ, दिख जाएगा स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन अभी सभी को विजिबल है। तो क्या बता रहे हैं, ओपन कास्ट वर्किंग क्या होता है, मतलब कोई ऐसा क्वेरी या कहीं भी जो एक्सकेवेशन किया गया है ना, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग, या हम लोग एक्सकेवेशन किए हैं कि हम लोग सर्च कर रहे हैं। मान लो जो भी मिनरल डिपॉजिट वगैरह के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, या हम लोग उसको वहां से मिनरल को निकाल रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन नॉट बीइंग ए शाफ्ट और एन एक्सकेवेशन विच एक्सटेंड्स बिलो सुपरजेशन ग्राउंड, मतलब वो शाफ्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि ओपन कास्ट वर्किंग जो होना चाहिए ना, ये मान लो अगर कोई इमेजिनरी हम लोग सरफेस मान ले रहे हैं, ग्राउंड मान ले रहे हैं, जिसको बोला जा रहा है सुपर जेसन ग्राउंड, तो उसका जो डेप्थ होना चाहिए ना, ये सुपर जेसन ग्राउंड के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर सुपर जेसन ग्राउंड के नीचे चला जाएगा तो वो अंडरग्राउंड वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ओपन कास्ट वर्किंग का डिफिनेशन सिंपल सा है, क्लियर है ना। सुपर जेसेंट एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लेवल है। ठीक है ना, इमेजिनरी डेप्थ बोलो, एक इमेजिनरी ग्राउंड है। ठीक है ना, सुपरजेशन मतलब एक सुपरजेशन ग्राउंड, मतलब एक इमेजिनरी ग्राउंड मान लिया गया है कि अगर हम लोग उसके नीचे जाएंगे ना तो वो अंडरग्राउंड वर्किंग हो जाएगा। अगर उसके ऊपर तक काम करेंगे तो ओपन कास्ट वर्किंग होगा। या हम लोग वहां से मिनरल को सर्च करें या वहां से मिनरल को हम लोग एक्सकेवेट करें, वो साफ्ट ना हो और उसका डेप्थ जो हो वो मतलब सुपर जेसन ग्राउंड के नीचे ना जाए। सुपर जेसन ग्राउंड क्या है, एक इमेजिनरी लेवल है, एक इमेजिनरी ग्राउंड है। अगर इसके नीचे जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अंडरग्राउंड वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, कोई डेप्थ का लिमिट वो फिक्स नहीं है। ठीक है ना, कितनी डेप्थ को सुपर जेसन ग्राउंड बोलेंगे, वो एक इमेजिनरी बोल दे रहा है कि एक वो इमेजिनरी ग्राउंड है। स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है यार। एक बार बोल रहे हैं ना, जिसको भी स्क्रीन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार बैक जाओ, उसके बाद दोबारा आओ, लाइव क्लास ज्वाइन करो, सबको स्क्रीन शो होगा। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट आईडी से लॉगिन करके देख रहा हूँ, तो मेरे मोबाइल पे सारा चीज ओके है। ठीक है ना, ठीक है। अब आता है कोल का क्या डिफिनेशन है, एकदम सिंपल कोल का डिफिनेशन, ये भी सीएमआर में दिया हुआ है, क्योंकि सरफेस माइनिंग पढ़े तो कोल का डिफिनेशन जानना चाहिए। क्या है, कोल इंक्लूड्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स है ना, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ कार्बोनेसियस मेटल सोल्ड और मार्केटेड एज कोल, जिसको बेचा जा रहा है या मार्केटिंग किया जा रहा है एज ए कोल के रूप में, वही कोल का डिफिनेशन होता है। सिंपल डिफिनेशन जो कोल का दिया हुआ है सीएमआर में। ठीक है ना, क्योंकि कहीं भी कुछ भी पूछता है डिफिनेशन वगैरह, मान लो सिंपल इंटरव्यू में ही मान लो कभी पूछ दिया, तो ये जो सीएमआर है जो लिखा हुआ है वो बोल दो, कोई कट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो कोल इंक्लूड्स एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ कार्बोनेसियस मैटर, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है ना, कार्बोनेसियस मैटर प्रेजेंट है,
आज जिसका हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं या मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक ना, सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या उसका मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो कोल कहलाता है। अब ओपन कास्ट माइनिंग मशीनरी में सभी जगह पढ़ेंगे कि ये एचईएमएम होता है। तो एचईएमएम का डिफिनेशन दिया हुआ है कि एचईएमएम होता क्या है, कि किस मशीन को एचईएमएम बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म पहले हो गया क्या, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, मीन्स मशीनरी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस। ठीक है ना। मतलब क्या है, मशीनरी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस फॉर डिगिंग, ड्रिलिंग। और ड्रिलिंग में क्या है इसमें, कि जो हैंड हेल्ड ड्रिल है, ठीक है ना, जैसे जेक हैमर ड्रिल वगैरह हो गया ना, हैंड हेल्ड ड्रिल, हैंड हेल्ड ड्रिल हो गया, और कोई अदर ड्रिल मशीन, जिसके पास हैंड हेल्ड ड्रिल हो गया या दूसरा कोई अदर ड्रिल मशीन जो होल्ड आया अप टू 50 mm तक का करता है, अप टू 50 mm, तो ये एच में काउंट नहीं होगा, एच में काउंट नहीं होगा। क्रॉस मार्क मतलब एच में काउंट, हैंड हेल्ड ड्रिल या कोई ऐसा ड्रिल मशीन जो होल डायमीटर करता, मतलब जैसे मान लो ग्लास होल ड्रिल कर रहा है, ठीक है ना, और 50 mm तक का कर रहा है, तो वो एच में काउंट नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन 50 mm मतलब 51 mm करेगा तो वो काउंट हो जाएगा, लेकिन अप टू 50 mm काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल पे बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, हो सकता है कि ऐसा दे देगी एग्जाम में। मतलब एचएम क्या होता है, मशीनरी यूज इन ओपन कास्ट माइंस फॉर डिगिंग पर्पस, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग बता दी क्या एक्सक्लूड है, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, रिपिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, एक्सकेवेटिंग, जो भी पर्पस के लिए ओपन कास्ट में सारा चीज होता है। मान लो ड्रेजिंग क्या हो गया, अंडर वाटर माइनिंग हम लोग कर रहे हैं वो, ठीक है। हाइड्रोलिकिंग उसी तरीके से कि वहां पर वाटर वगैरह का कुछ यूज हो रहा है। रिपिंग मतलब रीपर से कर रहे हैं, डोजिंग मतलब डोजर से कर रहे हैं, ग्रेडिंग मतलब ग्रेडर से कर रहे हैं, एक्सकेवेटर मतलब जो एक्सकेवेट कर रहा है, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट जो भी है सब एचईएमएम के अंदर आता है, ठीक है। ये सिंपल डिफिनेशन है, जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है। 3 डिफिनेशन ये माइंड में अच्छे से रखना। सुपर जेसन ग्राउंड, कोई डेप्थ वगैरह कोई उसका लिमिट नहीं है, वो एक इमेजिनरी लेवल है, बस ये मान के चलो, ठीक है ना। अब आता है कि सरफेस माइनिंग का अप्लीकेबिलिटी। मतलब क्या है कि सरफेस माइनिंग इज एप्लीकेबल फॉर मिनरल डिपॉजिट दैट आउटक्रॉप एट द सरफेस और अकर एट सेलो डेप्थ। मतलब जो सेलो डेप्थ पे, मतलब कहाँ कहाँ अप्लीकेबल, मतलब क्या है अप्लीकेबिलिटी कंडीशन सरफेस माइनिंग का, तो सेलो डेप्थ होना चाहिए, डेप्थ ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, जो डिपॉजिट अगर आउटक्रॉप है, मतलब क्या, जैसे मान लो ये कोयले के सीम है, ठीक है, जैसे मान लो ऐसा ये कोयला का सीम गया हुआ है, ये धीरे धीरे ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये मान लो सरफेस का लेवल है, ये सरफेस हो गया, ठीक है ना, और ये कोयला का सीम आया हुआ है। तो क्या हो रहा है, जिस जगह पे सरफेस को टच कर रहा है ना आउटक्रॉप, मतलब क्या, ये सरफेस पे ही दिखेगा, सरफेस पे ही विजिबल है, तो ये आउटक्रॉप होता है। और इनक्रॉप क्या होता है, मतलब सरफेस पे विजिबल नहीं होगा, हम लोग कुछ अंदर जाएंगे, मतलब कुछ एक्सकेवेट करेंगे, ओबी को हटाएंगे, ओबी मतलब ओवरबर्डन, उसको रिमूव करेंगे, ओवरलाइंग जो मटेरियल है कोलसिम के ऊपर, उसके बाद हम लोग कोलसिम मिलता है, तो वो इनक्रॉप होता है, आउटक्रॉप और इनक्रॉप। तो यहाँ पे क्या है कि सेलो डेप्थ पे होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि आउटक्रॉप डिपॉजिट, मतलब उसका आउटक्रॉप एट द सरफेस होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सेलो डेप्थ बोल रहा है, अब हो सकता है ना कि सेलो डेप्थ किसको मानेंगे, जिस तरीके से अभी था सुपर जेसन ग्राउंड है, तो कौन सा लेवल है, वो कितना डेप्थ है, कुछ एग्जैक्ट नहीं है डाटा उसका। तो सेलो डेप्थ क्या है, द एडजेक्टिव सेलो इज ए सब्जेक्टिव वन, मतलब वो बहुत अपने अंदर बहुत ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे, वो जो डेप्थ है वो वेरी करता है किसी कारण, मतलब में वेरी कंसिडरेबली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एंड अंडर डिफरेंट टेक्नो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। एक एग्जांपल दे दे रहे हैं अभी। एक मिनट, एक
हम दो, जैसे मान लो डेप्थ का बात कर रहा है ना कि सेलो डेप्थ है, और ये जो सेलो है बहुत ज्यादा है इसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। अब मान लो डिपेंड कर रहा है डिपॉजिट के टाइप पे, मान लो गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं या हम लोग डायमंड का कर रहे हैं, तो क्या है कि इसका मार्केट प्राइस अगर निकलता है तो मार्केट प्राइस तो बहुत हाई है ना, मार्केट प्राइस बहुत हाई है। और दूसरी ओर मान लो अगर हम इसका कंपेयर कर दे आयरन से, ठीक है ना, आयरन से कंपेयर कर दे, एल्यूमिनियम से कंपेयर कर दे, बॉक्साइट वगैरह जो भी रहे, और इसका क्या है मार्केट वैल्यू लो है, इसके कंपेरिजन में गोल्ड डायमंड के कंपेरिजन में इसका मार्केट वैल्यू है, तो है हो सकता है कि इस केस में हम लोग ज्यादा डेप्थ पे तक चले जाएं। ओपन कास्ट माइनिंग करते हुए अगर माइनिंग का मेथड ओपन कास्ट सिलेक्शन हुआ है तो हम लोग ज्यादा डेप्थ तक जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है मार्केट प्राइस है बहुत हाई। अगर हम लोग को मिलता है इस जगह पे, पहले तो क्वांटिटी वगैरह का एस्टिमेशन हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन सर्वे वगैरह जो भी होता है उसके थ्रू, माइन प्लानिंग में तुम लोग पढ़ोगे वो चीज। तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग का डिपॉजिट जो है वो टाइप ऑफ डिपॉजिट कैसा है, मतलब हाई वैल्यू डिपॉजिट है ना। और ये आयरन वगैरह मान लो इसके कंपेरिजन में मान लो ये लो वैल्यू है, तो इस केस में क्या हाई वैल्यू है तो ज्यादा डेप्थ तक जा सकते हैं, और आयरन और के अगर लो वैल्यू डिपॉजिट तो उस केस में हम लोग कम डेप्थ तक जा सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे सेलो का मीनिंग बहुत ज्यादा ही सब्जेक्टिव वन है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का वहां पे डिपॉजिट है, ठीक है ना। तो उसी तरीके जो सुपर जेसन ग्राउंड है वो कोई फिक्स ग्राउंड नहीं है, वो डिपेंड कर जाएगा किस टाइप का डिपॉजिट है वहां पे, टाइप ऑफ डिपॉजिट क्या है, और अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फाइनली हम लोग किस बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हाँ कहाँ तक ओपन कास्ट माइनिंग से जा सकते हैं, क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग जो भी हम लोग करते हैं उसमें क्या करना होता है कि इधर मान लो कहीं ये कोयला का सीम चला गया है, ठीक है ना, कोल सीम हो गया ये, और ये पूरा मान लो सैंडस्टोन जो भी है, ये ओबी जिसको बोलते हैं हम लोग, ओबी शॉर्टकट में, फुल फॉर्म क्या हो गया इसका, ओवरबर्डन, ठीक है ना, ये हो गया ओवरबर्डन। तो हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग में क्या करते हैं कि पहले ये कोल सीम तक पहुंचने के लिए, इसको एक्सपोज करने के लिए, ये जो ओवरलाइंग स्ट्राटा जो भी ओवरबर्डन है, सैंड हो सकता है, सेल हो सकता है, बेंड होता है, हो सकता है, फिर ऊपर में टॉप सॉइल होगा, सब सॉइल होगा, ये सारे को रिमूव करना होगा पहले, तभी तो हम लोग कोयला सीम तक पहुंचेंगे। तो इसका रिमूवल का कॉस्ट मान लो, ये तो एक्स्ट्रा लग रहा है हम लोग को, है ना। मेन तो हम लोग है कि जो कोयला को हम लोग मार्केट में सेल करेंगे, इसी से हम लोग को पैसा मिलेगा। तो ये जो इनकम होना चाहिए हमेशा, जो भी पैसा मिलना चाहिए, रिवेन्यू जो जनरेट होना चाहिए, इसको रिवेन्यू बोल दो, वो हमेशा ग्रेटर किससे होना चाहिए, ये जो हम लोग का इतना ओबी रिमूव कर रहे हैं, जो भी हम लोग का एक्सकेवेशन कॉस्ट हुआ है ओबी को रिमूव करने में, मेन पावर मशीनरी वगैरह सैलरी वगैरह जो भी दिए हैं, ठीक है ना, वो कॉस्ट रिवेन्यू हमेशा उससे ज्यादा होना चाहिए। ये जो भी कॉस्ट हम लोग का इसमें इनकर्ड हो रहा है, जो भी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि हाँ चलो, अभी देख रहे हैं कि गोल्ड था यहाँ पे 50 मीटर तक गए हैं, अभी भी प्रॉफिट में रहेंगे कि हाँ क्वांटिटी का एस्टिमेशन होगा यहाँ पे कि हाँ इतना क्वांटिटी मिलेगा, फिर मान लो 60 मीटर 70 मीटर इस तरीके से एस्टिमेशन किया कि चलो 100 मीटर तक हम लोग जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो हम लोग को हो सकता है कि ओपन कास्ट माइनिंग करना अनइकोनॉमिकल हो जाए। तो उसी तरीके से इस केस में आयरन और उसका तो वैल्यू और कम रहेगा, तो उस केस में देखेंगे अरे यार ये तो 40 मीटर 50 मीटर ही मान लो ओपन कास्ट से जा रहे हैं, उसके बाद है कि अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि हम लोग को ओपन कास्ट सेलेक्ट करना है या अंडरग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो वो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ठीक है। अगर 500 मीटर तक गोल्ड मिले तो हम लोग डिसाइड डिसीजन ले लेंगे ना पहले कि गोल्ड तक पहुंचने में हम लोग कॉस्ट कितना लग रहा है, ओपन कास्ट से ज्यादा सस्ता पड़ेगा या अंडरग्राउंड से, जिसके थ्रू हम लोग को इजी रहेगा वो जाएंगे, मतलब जिसमें ज्यादा हम लोग बेनिफिट मिलेगा।
साथ ही जो फैक्टर डिपेंड करता है अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ अल्टीमेट डेप्थ, कि कितना डेप्थ तक, तो हो गया ग्रेड, रिचनेस ऑफ द डिपॉजिट, कि किस ग्रेड का डिपॉजिट है, हाई ग्रेड लो ग्रेड जो भी है, टाइप ऑफ मिनरल, हाई वैल्यू मिनरल है या लो वैल्यू मिनरल है, और बॉडी ज्योमेट्री, या पूरा मैसिव डिपॉजिट है या टेबुलर डिपॉजिट है, या मतलब मैसिव मतलब क्या, पूरा ह्यूज अमाउंट है, टेबुलर है या बेडेड मतलब इस तरीके से डिपॉजिट है, पाइप टाइप डिपॉजिट है, या वेन टाइप मतलब क्या हो गया, क्रैक हो गया, क्रैक में डिपॉजिट हो गया, या इस टाइप से जो मतलब, और बॉडी का ज्योमेट्री कैसा है, हम लोग का डीप क्या है, फ्लैट है या जेंटली डिपिंग है या स्टीपली डिपिंग है, तो उस केस में भी हम लोग का किस डेप्थ तक जाएंगे, क्योंकि मान लो ज्यादा स्टीपली डिपिंग रहेगा और ओपन कास्ट सिलेक्ट करेंगे, तो उस केस में तो हम लोग को मटेरियल को भी तो बाहर निकालना है, तो सरफेस तक लाने का सारा अरेंजमेंट करना होगा, तो ये सारा जो फैक्टर है ना, साइज हो गया, डिपॉजिट का साइज कैसा है, स्मॉल मीडियम लार्ज ईटीसी, कम्प्लेक्सिटी कैसा है, सिंपल है कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड है, मान लो कुछ वहां फॉल्ट, कुछ जीरोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटी वगैरह मिल गया, ठीक है ना, तो ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स नेचर का, या पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो ये सारा फैक्टर पे हम लोग का अल्टीमेट डेप्थ किस जा सकते हैं वो डिपेंड करता है। साथ में और कुछ कुछ कंडीशन है, कि एलिवेशन क्या है माइन साइट का, रिमोटनेस क्या है, मतलब आसपास का जो सिटी है उससे कितना दूरी पे है, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या अवेलेबल है, रोड्स का क्या फैसिलिटी है, पावर सप्लाई वाटर सप्लाई क्या अरेंजमेंट है, फिर अगर मान लो वहां पे हम लोग माइनिंग करते हैं, तो उस केस में जो हाई वाल डंप मतलब हाई वाल या ओबी डंप जो बनेगा, उसका स्टेबिलिटी का चेक करना होगा हम लोग को, है ना, तो ये सारा फैक्टर को कंसिडर करते हुए किस डेप्थ तक जा सकते हैं वो डिपेंड करता है, और मेथड ऑफ माइनिंग क्या होगा वो डिपेंड करता है ये सारा फैक्टर पे, ठीक है ना, ये बेसिक हम आइडिया दे दे रहे हैं कि हाँ सरफेस माइनिंग पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे जाएंगे तो फिर वहां पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। डंप 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 मतलब ये जो ओबी ओवरबर्डन निकाल रहे हैं ना, ओबी जो निकाल रहे ओवरबर्डन मटेरियल निकाल रहे कोयले के जस्ट ऊपर, जो हम लोग को यूजफुल नहीं होता है, ठीक है ना, तो जिस जगह पे उसको डंप कर रहे हैं, जहां पे उसको रख रहे हैं, ठीक है ना, वो डंपिंग होता है, डंपिंग यार्ड बोला जाता है, जैसे कोयला को कोल्ड स्टॉक में रखते हैं ना, तो कोल्ड स्टॉक हो गया, ओबी को जहां पे रख रहे हैं वो ओबी डंप हो गया, ठीक है। तो स्टेबिलिटी और फिर स्लोप स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ते होगा ना, बीटेक में पढ़ोगे जो लोग हो गए यहाँ पे बीटेक वाले, तो स्लोप स्टेबिलिटी में तुम लोग ओबी डंप हाई वाल वगैरह सब पढ़े होगे। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज, कि ओपन कास्ट माइनिंग से हम लोग क्या है, ओपन कास्ट माइनिंग का एडवांटेज ओवर अंडरग्राउंड माइनिंग, हायर प्रोडक्शन, ग्रेटर सेफ्टी एंड बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट। ओपन कास्ट में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है वहां पे, वहाँ फायर डैम, कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन, फायर डैम्प एक्सप्लोजन हो गया मान लो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इनफ्लामेबल गैसेस हो गया, नॉक्सियस गैसेस हो गया, वो सारा प्रेजेंट रहता है, तो ओपन कास्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सपोर्ट प्रॉब्लम, यहाँ सपोर्ट लगाने का कोई झमेला ही नहीं है, नो लिमिटेशन ऑन हेड रूम, मतलब क्या, जो अंडरग्राउंड में जो भी मशीनरी यूज करते हैं तो उसका हाइट फिक्स रहता है, कि हाँ, हम लो हाइट मशीन यूज कर सकते हैं, मतलब, ठीक है ना। अंडरग्राउंड में क्या हो गया, मान लो कि हाइट का लिमिटेशन है, रेगुलेशन के 3 मीटर से ज्यादा अपना गैलरी का हाइट नहीं होना चाहिए, तो बस उसी के अनुसार हम लोग लिमिटेशन है हेडरूम में, लेकिन ओपन कास्ट में ड्रैग लाइन, बकेट व्हील एक्सकेवेटर, सॉवेल डंपर सब यूज हो रहा है मशीनरी। ओपन कास्ट में क्या है पॉसिबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन, हायर रिकवरी, एक मिनट यार, हेलो, हाँ बोलो, ठीक है आ जाओ, नहीं नहीं तो फिर ऑफिस में ही तुम रहो, ठीक है, ऑफिस में ही रहो तुम, ऑफिस में ही रहो, ऑफिस में।
हाई डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन, डिग्री मान लो अंडरग्राउंड में क्या है कि हम लोग शेयरर, मान लो डट्स वगैरह जो भी हो गया शेयरर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, एचडीएल यूज कर रहे हैं, एलएचडी यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस माइनर यूज कर रहे हैं, यही है ना। इसमें और ज्यादा मैकेनाइजेशन का पॉसिबिलिटी नहीं है। ओपन कास्ट में क्या हो गया एकदम बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ड्रैग लाइन, बड़ा बड़ा मशीनरी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही होता है हायर डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन पॉसिबल है। ओपन कास्ट में हायर रिकवरी भी होता है। अंडरग्राउंड में क्या होता है कि मान लो पिलर के फॉर्म में कोयला छूट जाता है, या जब हम लोग डिप्लरिंग विथ केविंग करते हैं, डिप्लरिंग दो तरीके से करते हैं। मान लो पहले बोर्ड एंड पिलर से माइंस को डेवलप कर लिए, ठीक है ना, ये पिलर हो गया पूरा, ठीक है ना। अब ये मान लो ये गैलरी, ये पिलर छूट गया। अब है कि जब हम लोग डिप्लरिंग करते हैं तो उस केस में है कि सारा हम लोग पिलर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब कुछ कोयला गोफ में छूट जाता है। तो ये कोयला जो छूटता है ये ओपन कास्ट में नहीं छूटता है, जिसमें हायर रिकवरी है। ओपन कास्ट में क्या है, लो ग्रेड और कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, मतलब जो लो ग्रेड और वगैरह, मान लो आयरन और का डिपॉजिट हो गया, अगर लो ग्रेड भी रहेगा ना तो हम लोग प्रॉफिट के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन कास्ट में हायर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है, मतलब हम लोग अचानक से कुछ वैसा प्रॉब्लम आया तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। हायर फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन मतलब क्या, हम लोग सडन चेंज कर सकते हैं प्लानिंग में कि चलो यार यहाँ पे सॉइल नहीं चल रहा है, पे लोडर लगा दो, चलो यहाँ पे ये मशीन लगा दो, ऐसा चेंज कर सकते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड में रिजिड हो एक तरीके से वहाँ। हाँ मनोज, वही पैनल बैरियर, बैरियर तो मान लो कि हाँ बैरियर तो छूटता ही है, साथ में कोयला जो होता है ना, रीब वगैरह जो भी होता है, स्टूक जो हम लोग बनाते हैं कोयला एक्सट्रैक्शन में, तो सारा कोयला हम लोग रिकवरी नहीं कर सकते, कुछ कोयला गोप में छूट ही जाता है, ठीक है। ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल ऑपरेशन, अंडरग्राउंड में क्या होता है, ये अलग अलग जगह पे काम कर रहा है। मान लो ये डायरेक्ट होलेज यहाँ पे लगा हुआ है, इसका ड्रम है, रोप है, ये मान लो टर्निंग आ गया, यहाँ पे कुछ मेन पावर देंगे, मान लो अलग टर्निंग आ गया, यहाँ मेन पावर रहेगा, इधर मान लो फेस है। इसमें क्या है कि अलग अलग जगह मेन पावर को हम लोग डिप्यूट किए हुए रहते हैं, और उसके बाद इसमें हम लोग काम होता है। तो इसी कारण क्या होता है, मान लो सुपरवाइजर स्टाफ हम लोग के पास 3 है 4 है, ऐसा है कि माइनिंग से दो रहा है, एक ओवरमैन रहा, तो उसके साथ उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक जगह पे वो प्रेजेंट रहे। मान लो वो इस जगह पे प्रेजेंट है तो इस जगह पे तो देख नहीं पाएगा। लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग में क्या है कि एक जो होता है ना अपना व्यू पॉइंट होता है, ये व्यू पॉइंट से आकर तुम पूरा माइंस को देख सकते हो। ओपन कास्ट में देखना, सभी ओपन कास्ट में व्यू पॉइंट होता है, जब भी कोई इंस्पेक्शन का टीम आता है तो व्यू पॉइंट जाकर एक बार पूरा माइंस को वहां से खड़ा होकर देख लेता है कि अच्छा, मतलब एक बार में तुम कहाँ क्या चल रहा है वो सारा चीज देख सकते हो। और इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट है, मैन और मशीन को उसका यूटिलाइज करने में, मैनेजमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। अंडरग्राउंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। साथ में इसमें वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, सपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं था, रूफ रूफ का प्रॉब्लम नहीं है। लाइटिंग इसमें कब रिक्वायर होता है, ओनली इन नाइट शिफ्ट, है ना, शाम होने के बाद इसमें लाइट चाहिए ओपन कास्ट में। अंडरग्राउंड में हमेशा 24 घंटा लाइट चाहिए वहाँ पे। यहाँ लेस लिमिटेशन है साइज और वेट ऑफ इक्विपमेंट में, कि हम लोग किसी भी साइज का इक्विपमेंट यूज कर लें, किसी का मतलब कोई भी वेट रहे, कितना भी वेट रहे हम लोग यूज कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है ओपन कास्ट में, क्योंकि रिकवरी यहाँ ज्यादा होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। बेटर ग्रेड कंट्रोल, बेटर ग्रेड कंट्रोल क्या, मान लो कभी एक ही बार में है कि इधर हाई ग्रेड मिल रहा है, इधर लो ग्रेड मिल रहा है, तो हम लोग हाई ग्रेड को अलग से निकाल सकते हैं, फिर लो ग्रेड के लिए अलग से प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन अंडरग्राउंड में वैसा नहीं है, जो एक बार मिला है उसको निकाल ही लेना है। लेस गेस्टेशन पीरियड या जेस्टेशन पीरियड बोलो इसको, ये क्या होता है कि जब हम फर्स्ट बार माइनिंग करना स्टार्ट किए हैं और जो हम लोग तुरंत जो मतलब कोयला वगैरह तुरंत अवेलेबल हो जाता है ना, मान लो मार्केट में उसको सेल कर दें, मतलब फर्स्ट बार हम लोग कोई प्रोसेस स्टार्ट किए हैं माइनिंग करने का, और क्या हुआ जब हम लोग को फर्स्ट टाइम मतलब वो चीज मिल भी गया है, तो वो होता है गेस्टेशन पीरियड, या बहुत लोग इसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। लोअर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, पर टन अगर कोयला निकलता है
एक साल में, तो उसका अगर हम कंपेयर करेंगे अंडरग्राउंड से, तो इसमें लोअर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है। हाँ वही है, मतलब जेस्टेशन पीरियड वही होता है कि जिस दिन मान लो हम लोग माइंस ओपन किए हैं, ठीक है ना, और जिस दिन से हम लोग को प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो वो जो पीरियड जो बीच का है ना, वो जेस्टेशन पीरियड हो गया। अब माइनिंग करने के बाद जो भी लैंड अवेलेबल होता है ना, उसका हम लोग प्रॉपर रिक्लेमेशन करके दोबारा से उसको एग्रीकल्चर लैंड या उसको पार्क किसी भी तरीके के फॉर्म में उसको डेवलप कर सकते हैं, मतलब फिर से उससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, ऐसा है। माइनिंग करने के बाद भी जब पूरा मान लो गड्ढा हो गया, ओपन कास्ट माइनिंग करके पूरा गड्ढा कर दिए थे, अब इसको एक पूरा रिक्लेम कर दिए हैं, पूरा फिल कर दिए हैं, बैक फिलिंग इसको बोलते हैं। पेड़ पौधा ऊपर में लगा दिए हैं, हो सकता है इसमें टूरिस्ट प्लेस टाइप से पार्क वगैरह कुछ बना दे, ऐसा डब्ल्यूसीएल कुछ माइंस में किया हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं इसमें डिसएडवांटेज क्या है ओवर अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है ना। सरफेस माइनिंग का क्या डिसएडवांटेज है, मतलब इसमें वेदर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अभी रेनी सीजन है, तो माइंस अगर पानी पड़ जाएगा तो फिर माइंस में चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डंपर वगैरह टायर स्किड करता है। या क्या विंटर आ गया तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, बहुत दिक्कत है। गर्मी आ गया तो उसमें भी प्रॉब्लम है, मतलब तीनों सीजन में इसमें प्रॉब्लम है। इसमें जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, हैवी ब्लास्टिंग होता है ना, हाई एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, तो इस कारण ग्राउंड वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में नॉइज वगैरह भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत मतलब क्या हैवी मशीनरी एचईएमएम यूज हो रहा है। अंडरग्राउंड में एचईएमएम यूज नहीं होता, ओपन कास्ट में एचईएमएम यूज होता है, तो एचईएमएम क्या हो गया, जो इतना बड़ा बड़ा मशीनरी चल रहा है उसके कारण नॉइज भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, नॉइज प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग क्या है, मेंटेनिंग स्लोप्स, जैसे होता है ना कि मान लो ये कोयला का फेस है मान लो, ठीक है ना, कोलसिम गया हुआ है, हम लोग कट करते हुए आ रहे हैं, तो ये जो स्लोप भी मेंटेन करना हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर स्लोप मेंटेन नहीं के पता लगी ये स्लाइड कर गया, इसी तरीके से ओबी डंप का भी हम लोग का स्लोप मेंटेन करना पड़ता है, या अपना हाई वाल है, या अपना फेस स्लोप है, सारा चीज मेंटेन करना रहता है। इसमें क्या है कि हम लोग पहले कोयला सीम, तो कोयला तो डायरेक्ट निकाल नहीं लेते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग ओबी को रिमूव किए हैं, जो ओवरलाइंग जो भी था मटेरियल इसको रिमूव किए हैं, तो कोयला सीम हम लोग ने मतलब यहाँ से मटेरियल जो भी यूजफुल मिनरल डिपॉजिट है वो निकाल रहे हैं। और अंडरग्राउंड में क्या है कि सीधा हम लोग ओबी को नहीं हटाते हैं, सीधा हम लोग कोलसिम तक ही पहुंचते हैं, इंक्लाइन बना के या साफ्ट बना के अप्रोच यहाँ तक बना दिए, उसके बाद इसमें हम लोग गैलरी वगैरह बनाते हुए हम लोग इसका डेवलप क्या कहते हैं डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनप्रोडक्टिव मटेरियल हैंडल करना रहता है, मतलब ओवरबर्डन या वेस्ट रो। ये मीनिंग समझना, बहुत बार हम ओ भी बोल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ओ भी बैठा हुआ है मुंह में, ओ भी मतलब ओवरबर्डन या वही वेस्ट रोक हम लोग के लिए कोई यूजफुल नहीं है। फिर जब वो भी जितना हैंडल करेंगे तो उतना ही तो इम्प्लेसमेंट भी करना रहता है, कि मान लो उसको जो भी मटेरियल निकाल रहे हैं कहीं भी तो साइड में कहीं फेंक नहीं सकते हैं ना, उसका भी सुटेबल होता है इंटरनल डंपिंग एक्सटर्नल डंपिंग। या हो सकता है कि माइनिंग कर रहे हैं, ऐसा प्लानिंग करके माइन कर रहे हैं कि चलो इधर से कोयला निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग में जो दिक्कत हो उसके बाद है कि हम लोग जैसे जैसे प्रोसीड कर रहे हैं बैक फिलिंग करते जाए, वो भी निकालते जाए, इधर भरते जाए, कोई मतलब वो भी भरते जाए, तो होता है इंटरनल डंपिंग। इंटरनल डंपिंग नहीं, वो होता है बैक फिलिंग होता है, ठीक है ना, कि साइमल्टेनियसली हम लोग लोडिंग कर मतलब एक्सकेवेशन कर रहे हैं और उसमें मटेरियल भी डाल रहे हैं। साथ में इसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी, और विद वेस्ट डंप, वो भी डंप का हम लोग, अब होता है ना कि इसका हाइट 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्लोप 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ओबी डंप का कुछ है। इनपिट में इंटरनल डंपिंग बोलो, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना। अब मान लो जो हम लोग ओबी डंप किए हुए हैं, तो उसका हम लोग बता रहे हैं जो स्लोप डंप स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, उसका स्लोप स्टेबिलिटी, तो उसका स्टेबलाइजेशन करने के लिए क्या क्या हम लोग वहां पे प्रिकॉशन लेंगे, कैसे स्टेबलाइज करेंगे ओबी डंप को। क्या पूछ रहे हो दीपक? रिक्लेमेशन एंड रिहेबिलिटेशन में क्या डिफरेंस है?
रिक्लेमेशन हो गया क्या कि ये जो लैंड था ना, एक्चुअल लैंड, जैसे मान लो हम लोग जैसे स्टार्टिंग में जो ओपन कास्ट माइनिंग अभी किए नहीं है, तो मान लो एक पूरा फील्ड है, ठीक है ना, कि मान लो यहाँ पे एकदम पूरा पेड़ पौधा वगैरह उगा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा है। अब जब हम लोग पूरा ओपन कास्ट माइनिंग किए हैं, ओपन कास्ट माइनिंग करके क्या किए हैं, पूरा यहाँ पे ये जो पेड़ पौधा था हटा के हम लोग पूरा डीप कर दिए, ठीक है ना, पूरा मिनरल वगैरह निकाल दिए हैं। अभी कि दोबारा से इसको हम लोग बैक फिलिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ओरिजिनल लैंड था ना, हम उसी तरीके से इसको भी ला दें। तो ये होता है रिक्लेमेशन और रिहेबिलिटेशन, और उसमें साथ में रीसेटलमेंट आता है, कि है कि यहाँ पे मान लो अब हम लोग जो भी मेन पावर, अगर मान लो आसपास में जो भी गांव वगैरह बसा हुआ था या जो भी आदमी लोग बसा हुआ था, उसको क्या करना पड़ता है, हम लोग शिफ्ट करना पड़ता है। तो रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक पॉलिसी होता है सभी गवर्नमेंट का, सभी कंपनी का। तो क्या करता है कि जो यहाँ पे जो आदमी लोग बसा हुआ था उसको है कि कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो रीसेटलमेंट हो गया। फिर उसका रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ कुछ उपाय किया है तुमने, ठीक है। देखो, रीस्टोरेशन रिक्लेमेशन सब में माइनर डिफरेंस है। वो जब हम लोग बैकफिलिंग के चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ सारा डिटेल में वो सारा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इसका ओपन कास्ट माइनिंग का क्या होता है, ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, HEMM वगैरह बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही है, तो उसके कारण लैंड वाटर एयर पोल्यूशन सब हो रहा है, लार्ज लैंड एरिया इफेक्टेड हो रहा है। अगर मान लो हम लोग सही तरीके से रिक्लेमेशन नहीं कर पाए, रीस्टोरेशन नहीं कर पाए, बैक फिलिंग नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या होगा कि लार्ज लैंड एरिया अफेक्टेड हो जाता है। और लास्ट में जो क्या होता है, हम लोग जो बैक फिलिंग वगैरह करते हैं ना, वो एक तरीके से बोलो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, हाई रिक्लेमेशन और क्लोजिंग कॉस्ट, वो एक तरीके से एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, जो हम लोग को कहाँ से मैनेज होगा वो, क्योंकि जब हम लोग प्लानिंग करेंगे माइन प्लानिंग, तो उसी टाइम हम लोग करेंगे कि अच्छा चलो यहाँ पे 500 मीटर डेप्थ तक जाना है या 300 मीटर डेप्थ तक जाना है, तो यहाँ पे 300 मीटर डेप्थ के बाद जो भी मिनरल डिपॉजिट है, जब उसको हम लोग सेल करेंगे मार्केट में, तो उससे जो इनकम आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, ये जो हम लोग रिक्लेमेशन करेंगे, जब पूरा मिनरल डिपॉजिट वहां से निकल जाएगा, तो लास्ट में जो बैक फिलिंग करेंगे या जो भी अपना कॉस्ट इन्वेस्ट मतलब इन्वॉल्व हुआ है इसमें, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मतलब रिवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, ये सारे चीजें। तो वही बोलता है कि लास्ट में क्या हम लोग को बेकार का वो चीज है, चीज तो बहुत अच्छा है कि वो करना ही है, वो अब तो नेसेसरी कर दिया है, अब नहीं करेगा तो जेल हो जाता है, ऐसा सिचुएशन है। तो वो हम लोग को हाई रिक्लेमेशन कॉस्ट लग जाता है। अभी तक था सिंपल, ये सब सब लोग को पता था, ये हो सकता है बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, ठीक है। ये क्या है, यहीं से स्टार्ट होता है मेन जो ओपन कास्ट माइनिंग है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो था सिंपल डिफिनेशन था, क्या एडवांटेज था क्या डिसएडवांटेज था, जो सेमेस्टर में सभी लोग लिख के आते होंगे, ठीक है ना। अब आता है कि अभी तक यार 150 से थोड़ा ज्यादा तक गए हुए हैं, 200-250 तक जा पाए हैं, ज्यादा डेप्थ तक अभी तक नहीं गए हैं हम लोग, मैक्सिमम 300 मीटर तक अभी तक जो जा पाए हैं हम। और बाकी जो अदर कंट्री है, ठीक है ना, वो लोग है कि 1 किलोमीटर 1200 मीटर तक डेप्थ पे गए हुए हैं, ऐसा है। हम लोग नहीं जा पाए वहां तक अभी तक उतना डेप्थ। अब होता है कि यूनिट ऑपरेशन इन सरफेस माइनिंग, कि सरफेस माइनिंग जब हम लोग माइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, मान लो 1 मिनट यार, दिखा दे रहे अलग से, ठीक है। ये मान लो कोलसीम हो गया, ठीक है ना, ये ब्लैक दिखा रहा है, मतलब ये कोलसीम है, ये ओबी डंप हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, मान लो अब स्टार्ट करना है माइनिंग, तो यूनिट ऑपरेशन क्या होगा, पहले मान लो इसका जो मैकेनिकल स्टेट है मटेरियल का, ये वो भी मान लो हार्ड होगा सॉफ्ट होगा क्या होगा, उसका एक्सकवेट करना होगा। तो पहला क्या है,
बेंच मटेरियल प्रिपरेशन फॉर सब्सिक्वेंट एक्सकेवेशन एंड लोडिंग। पहले हम लोग क्या करना है, बेंच मटेरियल का प्रिपरेशन करना है। इसमें क्या करते हैं मेनली हम लोग, चेंज ऑफ मैकेनिकल स्टेट ऑफ बेंच मटेरियल, कि ये जो भी मटेरियल है इसका हम लोग मैकेनिकल स्टेट में चेंज करते हैं। अगर मान लो ये बहुत ज्यादा हार्ड रहा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्रिल करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लोसिव डाल के ब्लास्ट कर देंगे। ठीक है, हार्ड रहा तो। अगर वो मटेरियल सॉफ्ट रहा तो उस केस में क्या है, जो भी एक्सकेवेटर यूज कर रहे हैं वो डायरेक्टली कट कर लेगा। ठीक है ना, अगर सॉफ्ट रहा तो डायरेक्टली कट करेगा। जैसे मान लो अभी सबसे टॉप में क्या होता है, टॉप सॉइल होता है, तो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, वो इजिली एक्सकेवेटर एक्सकेवेट कर लेता है। उसके बाद हम लोग जैसे 10 मीटर 20 मीटर डेप्थ पे गए तो होता है कि सैंड स्टोन सेल वगैरह मिलना स्टार्ट हुआ, तो है कि उन लोगों को ब्लास्टिंग करते हैं। तो अगर सॉफ्ट मटेरियल रहा तो क्या होता है, एक्सकेवेटर से डायरेक्टली वो कट कर सकते हैं। क्या क्या यूज करते हैं इक्विपमेंट वो बताएंगे फिगर के साथ में। और अगर मार्जिनली टफ रहा, मतलब क्या, ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा हार्ड है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रीपर यूज करते हैं। वो क्या करता है, रीपर मतलब खेत जोतने वाला देखे होगे ना, जो ट्रैक्टर वगैरह रहता है, उसी तरीके से रीपर रहता है, वो डोजर के पीछे लगा हुआ रहता है। वो रीपर यूज करेंगे, या हम लोग उस केस में क्या करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे विदाउट एनी थ्रो, विदाउट एनी विदाउट एनी थ्रो मतलब क्या, मान लो ये ओबी बेंच हुआ, पूरा है कि ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा टफ है, हार्ड है, तो उस केस में क्या करेंगे कि हम लोग ब्लास्टिंग का पर्पस रहेगा कि लूज कर दें, लूज कर दें, मतलब थ्रो ना हो कि मटेरियल स्प्रेड ना हो, सिर्फ इसको लूज कर देना है। जैसे हम लोग कोयला में करते हैं, कोयला क्या होता है ना, कभी कभी होता है कोयला की ज्यादा टफ भी नहीं ज्यादा हार्ड मतलब सॉफ्ट भी नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एक्सप्लोसिव से सिर्फ लूज करते हैं, हम ज्यादा स्पेसिंग बर्डन रख के सिर्फ ब्लास्ट करते हैं कि हाँ क्रेक डेवलप कर लें। क्रेक जब डेवलप हो जाएगा तो जो भी एक्सकेवेटर होता है वही कि इजिली उसको वहां से एक्सकेवेट कर लेता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबका मैकेनिकल स्टेट में चेंज करना है। तो वही है जो बताए हैं कि इन केस ऑफ हार्ड रॉक माइंस हम लोग ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हैं, लेकिन सम केसेस में हम लोग रीपर भी यूज कर सकते हैं, रीपिंग भी यूज कर सकते हैं। जब मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगा तो उस केस में क्या रहेगा, डायरेक्टली एक्सकेवेटेड एक्सकेवेटर के थ्रू उसको एक्सकेवेट करके वो लोडिंग इक्विपमेंट में लोड कर देगा। अगर मटेरियल मार्जिनली टफ रहेगा तो उस केस में लिमिटेड ड्रिलिंग ब्लास्टिंग विदाउट एनी थ्रो, मतलब क्या, सिर्फ लूज करना है, तो लूज इन द ग्राउंड में भी यूज। ये सारा काम कैसे करते हैं, जनरली रीपर्स एंड ब्लास्ट होल ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस। ब्लास्ट होल ड्रिल मतलब क्या, जो ड्रिलिंग मशीन एक्सप्लोसिव मतलब ब्लास्ट होल ड्रिल कर रहा है, ठीक है ना, ये हम लोग होल ड्रिल कर रहा है ब्लास्टिंग पर्पस के लिए, तो वो ये मेन था। अब देख लो थोड़ा पिक्चर, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, यही रीपर है। ये डोजर है, डोजर कम रीपर हो गया ये, मतलब डोजर विथ रीपर अटैचमेंट है। ये एक भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन मल्टी सैंक एडेप्टर हो सकता है, ये सिंगल तिथ वाला है, ठीक है ना, या मल्टी तिथ भी हो सकता है। ये ब्लास्ट होल ड्रिल हो गया, मतलब ड्रिल मशीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये टॉप पे देखो, यहाँ टॉप पे नजर आ रहा है मिट्टी टाइप से, तो ये है कि हम लोग इजिली एक्सकेवेट कर लेंगे डायरेक्ट एक्सकेवेटर के थ्रू। लेकिन ये देखो जो टफ दिख रहा है, हार्ड दिख रहा है, तो इसको क्या करना होगा, हम लोग ब्लास्टिंग करना होगा इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया कि हम लोग क्या किए, बेंच मटेरियल प्रिपरेशन कर लिए, मतलब हार्ड था तो उसको हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके लूज कर लिए हैं। अगर लूज सॉफ्ट था तो सीधा एक्सकेवेटर के थ्रू एक्सकेवेट हो सकता है, या अगर वो मार्जिनली टफ था, कौन सा, नहीं लिखो, समझो तुम लोग, ये मान लो पीपीटी तो अपलोड हो ही जाएगा ना, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग फुल फोकस रखो समझने का। ओपन कास्ट माइनिंग ऐसा पढ़ना है कि प्यार हो जाए, ठीक है ना, बस यही बोलेंगे। अब बहुत इजी है, जो भी मशीनरी वगैरह है, जो भी पढ़ना है बहुत इजी है।
अब क्वेश्चन जो आता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये हम नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे जो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग जब तुम लोग क्लास होगा ना, तो खुद वहाँ ध्यान से पूछ लेना। क्या पूछना है ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में, कि जो ब्लास्ट होल ड्रिल यूज करते हैं ना, ड्रिल मशीन, तो उसमें तरह तरह का ड्रिल बीट यूज होता है। ड्रिल बीट, ये देखना क्वेश्चन गेट में आया हुआ रहता है क्वेश्चन। तो जो ड्रिल मशीन होता है वो भी थ्री टाइप्स का होता है, परकसिव होता है, या रोटरी रहेगा, या रोटरी परकसिव रहेगा। परकसिव मतलब क्या, सीधा हैमरिंग एक्शन होता है ऊपर, हैमरिंग एक्शन। रोटरी परकसिव में क्या, रोटेट भी करेगा उसके बाद हैमरिंग होगा, रोटेट करेगा हैमरिंग होगा, ये रोटरी परकसिव। और रोटरी में क्या है, सिर्फ रोटरी होते हुए वो एक्सकेवेट करता है। वो एक्स्ट्रा नहीं आता है। डोजर मान लो कि फील्ड में यूज होता है, डोजर के साथ रीपर को अटैच कर दिया है। ट्रैक्टर के साथ आप बोलोगे कि वो क्यों अटैच करता है, ट्रैक्टर का होता है ना कि ट्रैक्टर का डाला खोलकर उसमें हम लोग लगा दिए खेत जोतने के लिए, बस वही है, सोचो। डोजर को माइंस में हमेशा यूज होते रहता है, लगा दिया उसी में। नहीं तो उसके लिए अलग से फ्री इंजन लाना होगा ना, रीपर अलग मशीन बनाना होगा। जब उसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि चलो इसको डोजर के पीछे लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन प्रकार का क्या हो गया, ये ड्रिल मशीन परकसिव हो गया, या रोटरी हो गया, रोटरी परकसिव हो गया, उसके फंक्शन के बेसिस पर। और उसका ड्रिल बिट कैसा होता है ना, टॉप हैमर होता है, डाउन द होल हैमर होता है, टॉप हैमर, डीटीएच हो गया, ट्रैकन रोकर रोलर बिट हो गया, ड्रैग बिट हो गया। ये ड्रिल बिट के बारे में तुमको डिटेल में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में पढ़ना है, ठीक है ना, ये ड्रिलिंग वाले चैप्टर में। अभी सिर्फ यहाँ पे जो बताएं क्या है कि अब मैकेनिकल स्टेट चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करना है, मटेरियल को वहां से एक्सकेवेशन करेंगे उसका। इसका क्वेश्चन बताए नहीं, अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा, मान लो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है पहले, वो ड्रिल बिट का फिगर वगैरह भी, पिक्चर वगैरह भी सारा तुम लोग देख लेना वहाँ पे, कि डाउन द होल हैमर का क्या फंक्शन है, टॉप हैमर का मतलब किस में ज्यादा एडवांटेज होता है, डीटीएच में, टॉप हैमर में, किस प्रकार का ड्रिल बिट यूज करना चाहिए। सर कॉल सिम कैसे पता करना है कितनी मोटी सिम है। अरे यार, जब एक्सप्लोरेशन सर्वे होता है, एक्सप्लोरेशन सर्वे होता है ना, जो जीएसआई वाले करते हैं, या सीएमपीडीआई वाले करते हैं, एमईसीएल हो गए, या कोई और अदर कंपनी है, तो वो क्या करता है, मतलब यही ड्रिल, मतलब उसमें कोर ड्रिलिंग होता है ना, कोर निकालता है। तो उसमें होता है कि मान लो 1200 मीटर तक का डेप्थ हो जाता है, ऐसा है। मतलब अभी जो हम लोग एस्टिमेशन करके बताया हुआ है कि इंडिया में टोटल रिजर्व कितना है, तो वो 1200 मीटर डेप्थ तक भी हम लोग, मतलब इंडिया में अंदर सी में, कोल सी में। तो बोला, आप सोचा रहा है कि मान लो उतना डेप्थ तक तो हम लोग अभी जा ही नहीं पाएंगे, तो कैसे वहां से कोयला निकलेगा, तो हम लोग अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, यूसीजी, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। इसका भी एक दो क्लास हम अलग से सेपरेटली ले लेंगे, ठीक है ना, क्या होता है डिटेल में। तो वही जो एक्सप्लोरेटरी बोरहोल जो एक्सप्लोरेशन सर्वे करता है ना, तो उसी टाइम वो पता करता है कि हाँ यहाँ पे कोयला सीम है, तो कितना उसका थिकनेस है। अब हम लोग कैसे पता करते हैं, ओपन कास्ट में मान लो बोलते हैं कि कोल टच होल ड्रिल करना है। क्या करना है, जो भी होल ड्रिल करना है, कोयला टच करना है, कोयला के अंदर नहीं घुसना। मान लो ये जो डस्ट निकलता है यहाँ पे, जब ओवी में ड्रिल हो रहा है, तो व्हाइट व्हाइट मान लो डस्ट निकल रहा है, जैसे कोयला में टच होगा मतलब क्या, ब्लैक कलर का डस्ट निकलना स्टार्ट हो गया, ब्लैक कलर का, ठीक है ना, मतलब कोयला डस्ट निकल रहा है, तो समझ जाते हैं कि चलो जो होल ड्रिल हो रहा है कोयला टच हो रहा है। ब्लास्ट होल ड्रिल से देखो सबका लिमिटेड है, लिमिटेशन। जैसे मान लो ये सिंगल रोड जो होता है, मान लो 7 मीटर का है, देखिए एक सिंगल रोड 7 मीटर का होल ड्रिल कर सकता है सिंगल पास में। अब है कि उसमें दो रोड अटैच कर दिए, तीन अटैच कर दिए, चार अटैच कर दिए, तो इस तरीके से वेरिएशन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी ज़्यादा नहीं करते, हम लोग मान लो जो भी बेंच हाइट का डिसीजन होता है ना, कि बेंच हाइट किस फैक्टर पे, तो वो डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकेवेटर वगैरह पे होता है, कि जितना ये एक्सकेवेटर का, जो भी हम लोग यूज करेंगे एक्सकेवेटर, उसका डिगिंग हाइट क्या है, कहाँ तक उसका रीच है, उतना ही हम लोग बेंच हाइट का डिसीजन लेते हैं। तो उसी के अनुसार हम लोग फिर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं। क्योंकि मान लो कि बेंच क्या कहते हैं, ये जो एक्सकेवेटर है, इसका
मान लो कि मैक्सिमम वो पहुंच सकता है 9 मीटर तक, ठीक है ना। और हम लोग ब्लास्टिंग कर दिए हैं 12 मीटर का, तो क्या होगा, 12, अब मशीन है कि यहाँ पे काम करेगा, ये 9 मीटर ही पहुंच पाएगा, तो 9 मीटर तक का तो मटेरियल कट कर देगा, बाकी क्या हो जाएगा, 3 मीटर ये ओवरहैंग हो जाएगा ना, ये अंडर कट हो जाएगा, ये ओवरहैंग हो जाएगा, फिर ये गिरेगा, फिर वहां सब आदमी लोग को चोट लगेगा, मशीनरी डैमेज होगा। तो सारा चीज डिपेंड करता है डिगिंग मतलब एक्सकेवेटर जो यूज कर रहे हैं उस पर। अब क्या था, मटेरियल हम लोग प्रिपरेशन कर लिया, अब उसका क्या करना है, एक्सकेवेशन करना है, मतलब वहां से एक्सकेवेट करके उसको लोडिंग करना है, लोडिंग लोडिंग करना है। तो एक्सकेवेशन लोडिंग कैसे होगा, तो इसमें देखो पहले तो थोड़ा सा एक लाइन डिफिनेशन ही दिया हुआ है कि मतलब इस यूनिट ऑपरेशन में क्या करते हैं, एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्सकेवेशन ऑफ प्रिपेयर्ड बेंच मटेरियल बाय द एक्सकेवेटर। जो अभी हम लोग बेंच मटेरियल वहां पर प्रिपेयर किए हुए हैं उसका क्या करना है, एक्सकेवेशन करना है, और एक्सकेवेशन करके लोड करना है, एंड लोडिंग देम ऑन टू द ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट। तो ये एक्सकेवेशन और लोडिंग के पढ़ते हैं। हाउएवर इन सम केसेज एक्सकेवेटर क्या करता है, इट सेल्फ ट्रांसपोर्ट एंड डंप द लोड। ड्रैग लाइन मतलब क्या करता है, ड्रैग लाइन कट करेगा और साइड कास्टिंग करता है ना, उसको डंपर वगैरह नहीं चाहिए। तो ये जो हम लोग एक्सकेवेशन और लोडिंग कर सकते हैं ना, ये वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि साइक्लिक या डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस मोड क्या होता है, कौन सा मशीनरी है। ये सिंगल एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट समझ जाना है तो यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ये जो हम लोग एक्सकेवेशन और लोडिंग करते हैं ना, ये साइक्लिक, साइक्लिक बोलो या डिसकंटिन्यूअस बोलो, दोनों सेम है। क्यों सेम है ये बताएंगे, ठीक है ना। एंड और किस तरीके से कर सकते हैं, साइक्लिक या डिसकंटिन्यूअस दोनों सेम है, या हम लोग कंटिन्यूअस मोड में कर सकते हैं कि कंटिन्यू वो कट करते जा रहा है। तो ये जो साइक्लिक लो मोड है ना, साइक्लिक मोड ऑफ एक्सकेवेशन एंड लोडिंग, ये किसी भी प्रकार का मटेरियल रहे, हार्ड रहे सॉफ्ट रहे, किसी भी प्रकार का रहा है, वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस मोड वाला है ना, वहां पे मटेरियल सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी साइक्लिक और डिसकंटिन्यूअस मशीन है वो सारा सिंगल बकेट मशीन होगा, ये ध्यान रखना। जो भी साइक्लिक और डिसकंटिन्यूअस मशीन है ना, वो सिंगल बकेट मशीन होगा, और जो भी कंटिन्यूअस होगा वो मल्टी बकेट होगा या बकेट लेस होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कहीं नोट करना है नोट कर लो कि जो साइक्लिक डिसकंटिन्यूअस कोई भी मशीन रहेगा ना, वो क्या होगा, सिंगल बकेट होगा, हमेशा सिंगल बकेट। सिंगल बकेट बस समझ जाओ, आंख बंद करके तुक्का मतलब टिक मार देना है। सिंगल बकेट है तो साइक्लिक या डिसकंटिन्यूअस होगा। अब कंटिन्यूअस क्या होगा, या उसका एक से ज्यादा बकेट होगा, जैसे बकेट व्हील एक्सकेवेटर, या बकेट लेस मशीन होगा, कंटिन्यूअस सरफेस माइनर। इसमें कोई बकेट नहीं है और इसमें मल्टी बकेट है, ठीक है। क्या है, मशीन एक्सकेवेट द मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द फेस बेंच। अगर सॉफ्ट रहेगा तो डायरेक्टली एक्सकेवेट कर देगा, लोड कर देगा। और अगर टफ हार्ड रहा तो उस केस में क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, है ना। मान लो मटेरियल को ब्लास्टिंग किए, ये जो बनता है शेप, ये मक पाइल, ठीक है ना। या तो ये जो शेप बनता है वो मक होता है, या मक पाइल से, या फ्रॉम द मक पाइल, मतलब ब्लास्टिंग होने के बाद जो मटेरियल आया है ना, ये मटेरियल को हम लोग एक्सकेवेशन लोडिंग करेंगे। और लोड कहाँ करता है, ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट में, साइक्लिक साइक्लिक में। और कंटिन्यूअस मोड ऑफ एक्सकेवेशन जो होता है वो हमेशा अप्लीकेबल रहेगा सॉफ्ट मटेरियल के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस सरफेस माइनर यूज हो रहा है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज हो रहा है। तो उसका जो ब्लेड मतलब बकेट का जो होता है ना, टीथ, टीथ पे ही डिपेंड करेगा सारा चीज। तो मान लो टंगस्टन कार्बाइड का सबका तीत होता है, मेनली अधिकतर जगह देखना टंगस्टन कार्बाइड का होता है, तो उससे ज्यादा हार्ड तो नहीं कट कर पाएगा ना। तो इसलिए सॉफ्ट मटेरियल के लिए कंटिन्यूअस मोड हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और हार्ड या किसी प्रकार का मटेरियल रहे तो डिसकंटिन्यूअस या साइक्लिक। अब साइक्लिक क्यों बोला जा रहा है,
ये ध्यान दो, ये देखो, एक बार बता दे रहे जरा, ये साइक्लिक इसलिए बोला जा रहा है ना, जैसे मान लो ये सॉयल मशीन जो है ये लोड किया डंपर पे, अब ये डंपर गया, डंप किया, वो भी डंप में, फिर वापस से रिटर्न आया, ठीक है ना। और यहाँ भी ये मशीन क्या कर रहा है कि यहाँ गया, लोड किया, फिर वापस से अपना इस पोजीशन में आएगा, यहाँ से फिर एक्सकेवेट करेगा, फिर लोड करेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से साइक्लिक मैनर में हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मटेरियल कंटिन्यू नहीं मिल रहा है, मटेरियल बीच में ब्रेक हो रहा है, हम लोग लगातार कोयला नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो जब ये यहाँ पे अनलोड कर रहा है, फिर बकेट फिल करने में टाइम ले रहा है ना अभी, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। साइक्लिक है लेकिन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। और ये जो ड्रैग लाइन भी क्या हो गया तुम्हारा, साइक्लिक या डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसका जो बकेट है, मान लो इसमें बकेट दिखाया नहीं, मान लो ये जो बकेट है यहाँ पे, ये बकेट से क्या करेगा, एक्सकेवेट करेगा, फिर वो इधर जाकर साइड कास्टिंग करेगा। ये ध्यान रखना, ड्रैग लाइन के लिए यूज होता है कि कौन सा मशीन साइड कास्टिंग के लिए यूज होता है, तो ड्रैग लाइन में, ठीक है ना। या डायरेक्टली ये वेक फिलिंग भी कर देता है। ये साइड कास्टिंग किया, फिर वापस घूम के आया, फिर ओबी को एक्सकेवेट करेगा, फिर जाएगा। ये तो क्या होता है, बीच में हम लोग को मटेरियल मिलना बंद हो जा रहा है, जो भी एक्सकेवेट कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हो पा रहा है। जबकि ये क्या हो गया, ये हम लोग स्क्रेपर का पिक्चर है, ये बकेट व्हील एक्सकेवेटर है। ये क्या है, देखो बकेट है, ये मतलब ये व्हील है और इसमें बकेट लगा हुआ है, मल्टी बकेट। अब ये लगातार एक्सकेवेट कर रहा है, यहाँ मटेरियल कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, ये लगातार घूम रहा है, घूम घूम कर कट करते जा रहा है, ठीक है ना। एक बार इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, और ये अपना जो भी डिस्चार्ज कन्वेयर है उसके थ्रू यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है। देखो यहाँ एक कन्वेयर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू यहाँ पे मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पे स्टॉपेज नहीं हो रहा है मटेरियल का। इसी तरीके से कंटिन्यूअस सरफेस माइनर है, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो डंपर को साथ में लोडिंग कर रहा है ना, ये धीरे धीरे कंटिन्यूअस माइनर कट करते हुए चल रहा है, सरफेस माइनर इसको बोलते हैं। यहाँ बीच में बकेट होता है इसका। ये मशीनरी सब अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, सारा मशीनरी डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है, ये मूव करते कट करते करते आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना, और ये डंपर भी साथ में चल रहा है। तो इसको क्या, ये एक तरीके से डायरेक्ट लोडिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट लोडिंग, कि जो डंपर ऑपरेटर है डायरेक्ट लोडिंग है, ठीक है। डंपर ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, इसका जो स्पीड है ना, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है वही स्पीड को ये मैच कर रहा है और साथ में चल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है मटेरियल का, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस मोड ऑफ एक्सकेवेशन हुआ, जिसमें मशीन जो रहेगा मल्टी बकेट रहेगा। ये मल्टी बकेट हो गया, बकेट व्हील एक्सकेवेटर BWE, या कंटिन्यूअस सरफेस माइनर क्या हो गया, बकेट लेस हो गया, ठीक है। और ये किस लिए, मान लो डायरेक्टली एक्सकेवेट कर रहा है तो ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, किसको मटेरियल मिलना चाहिए सॉफ्ट, हार्ड मटेरियल में यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका थिक्स पे डिपेंड करता है। आया हुआ क्लियर ये चीज, कंटिन्यूअस या साइक्लिक डिसकंटिन्यूअस क्लियर हुआ सभी को। एक बार भी डाउट आज पूछे नहीं हम किसी से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब होता है क्या, ठीक है समझ में आ गया, सब क्लियर हो गया। साइक्लिक ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो सोयल जो होता है ना, मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक रोप सोयल होते हैं, दूसरा हाइड्रोलिक सोयल होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक रोप सोयल देखो यहाँ पे, ये जो हो गया ना, ये इलेक्ट्रिक रोप सोयल हो गया, इसको 3.3 kV पे ऑपरेट होता है। हमारे माइंस में ये एक सोवेल है और एक ये सोवेल है, ये नहीं ये है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक रोप सोयल हो गया, ये दोनों क्या हो गया, हाइड्रोलिक सोयल हो गया, हाइड्रोलिक सोयल। दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड्रोलिक सोयल में, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोनों को हाइड्रोलिक सॉइल बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में इसको बोला जाता है बेक हो। एक्चुअल में क्या बोला जाता है इसे, बेक हो।
हाइड्रोलिक सॉवेल ये हो गया, ये क्या हो गया, बेखो हो गया एक्चुअल में, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, सॉवेल, सॉवेल मशीन। ठीक है, बेखो क्यों बोल रहे हैं, इसका देखो बकेट, ये क्या करता है, इसका बकेट देखो, इसका बकेट का पोजीशन देखो, तीत का पोजीशन देखो, इसका तीत ऊपर में है। ठीक है ना, ये मतलब क्या कर रहा है, इसका भी तीत देखो ऊपर में है, ये तो इलेक्ट्रिकल रोप सॉवेल हो गया, इसका तीत है तो क्या है, इधर नीचे है। मतलब ये क्या कर रहा है, जैसे मान लो एक ऐसा, ये जो मशीन रहेगा इस जगह पे खड़ा रहा बेखो, ठीक है ना, और ये जिस लेवल पे खड़ा है ना, इट कैन डिग बिलो द क्राउलर लेवल, ये जो क्राउलर होता है, ये देखो, ये जो होता है ना चेन, इसको क्राउलर बोला जाता है। ठीक है ना, क्राउलर माउंटेड मशीन है ये सब। तो क्या होता है, ये इट कैन, इसका बकेट के कारण इतना प्रेशर ये क्रिएट कर सकता है कि इट कैन डिग बिलो द क्राउलर लेवल, जिस लेवल पे खड़ा है उसके नीचे का मटेरियल एक्सकवेट कर सकता है। ठीक है ना, इट कैन डिग बिलो द क्राउलर लेवल। लेकिन ये क्या है, और ये कहाँ बैठते, इसको कहाँ हम लोग मान लो इसका सही लोकेशन बोले थे, टॉप ऑफ द बेंच में सीट होगा। इस मशीन का पोजीशन टॉप ऑफ द बेंच में रखेंगे कि वहां से वो अपने नीचे का लेवल से मटेरियल को उठा के वो लोड करे। और जबकि ये जो सोवेल मशीन है ना, ये फ्लोर में सीट करता है, इस जगह पे से बैठेगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे रखेंगे और बाद ये यहाँ से मटेरियल ये एक्सकेवेट करेगा और ये लोड करेगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये क्या करेगा, क्राउलर लेवल के नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका बकेट का तीत जो पावर बनेगा उतना पावर जनरेट ही नहीं कर पाएगा कि जिस लेवल पे खड़ा है उससे नीचे जा पाए। तो इसलिए इसका क्या है कि ये इट कैन डिग, मतलब ये क्राउलर लेवल के नीचे नहीं डिग कर सकता है, लेकिन ये बेखो जो है ये क्राउलर लेवल के नीचे भी डिग कर सकता है। तो इसलिए इसका पोजीशन क्या रहता है, टॉप ऑफ द बेंच में, और इसका जो पोजीशन होता है सॉइल का, वो होता है फ्लोर, बेंच के फ्लोर में रह के ये एक्सकवेट करता है मटेरियल को। जैसे देखो यहाँ पे ये एक बेंच दिख रहा है, ये एक दूसरा बेंच दिख रहा है, मतलब क्या, इसको ब्लास्टेड मटेरियल मिल गया है, ये नीचे से खड़ा होकर लोड कर रहा है। जबकि ये क्या कर रहा है, देखो इस लेवल पे खड़ा है, ठीक है ना, और नीचे से इधर जो बेंच होगा, मतलब मान लो यहाँ पे अगर इसको चलाना रहेगा ना इस मशीन को, तो इस मशीन को हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे। एक बार इसको सारा हटा देते हैं डायग्राम, ठीक है ना। इससे अगर हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ना, तो इसको इस जगह पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, टॉप पे रखेंगे, उसके बाद है कि ये ब्लास्टर माल को उठा के वो लोड करेगा। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस होता है बेखो में और सोवेल में। तो क्वेश्चन हो सकता है कभी एग्जाम में, आज तक आया नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर कभी मान लो आईएसएम में कभी किन्हीं सर को मिलता है, अगर मान लो गेट का कभी पेपर सेट किए ना, तो हो सकता है कि उस टाइम जब आईएसएम क्वेश्चन सेट करे तो ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो सकता है। कलर्ड लेवल नहीं बोल रहे यार, क्राउलर लेवल बोल रहे हैं, CRAWLER, क्राउलर लेवल। हाँ, फ्रंट इन लोडर किसे कहते हैं वो भी दिखा देते हैं। देखो ये डोजर हो गया है ना, ये डोजर में क्या हो गया, यहाँ पे इसी में पीछे रीपर लगा हुआ रहता है, ये पे लोडर हो गया देखो, और ये क्या हो गया, ग्रेडर हो गया। ठीक है, ठीक है, आज तो दो ही मान लो खत्म हो पाया, दो साइक्लिक एक्सकेवेशन में। ठीक है, इसमें ड्रैग लाइन हो गया, ड्रैग लाइन इसी तरीके से क्या करता है, साइड कास्टिंग करता है। ठीक है, ड्रैग लाइन से ज्यादा वर्ड जो आता है वो साइड कास्टिंग, जो भी कॉमन टर्म यूज होता है ड्रैग लाइन के लिए। ओपन कास्ट कब तक खत्म कर देंगे सर, ये हमको भी नहीं पता यार। ये न्यूमेरिकल भी है ना इसमें, न्यूमेरिकल तो अभी तो मान लो थ्योरी कर रहे हैं, थोड़ा थ्योरी से क्वेश्चन मान लो स्टार्टिंग है, तो क्वेश्चन इधर से आएगा।
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बताए थे, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, जो ड्रिल मशीन वाला बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेखो वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नवंबर तक क्लास रेगुलर चला तो माइनिंग मेथड ज़्यादा क्लास लगेगा नहीं, माइनिंग मेथड मान लो 50 55 60 कुछ ऐसा लेक्चर लग सकता है उतना घंटे का, ठीक है ना, हो जाएगा कंप्लीट। आज तो इतना ही रखते हैं, नहीं तो सोच रहे थे इसको कंप्लीट ही करवा दें। तुम लोग अभी तो क्लास नहीं है ना, ठीक है छोड़ो, आज इतना ही रखते हैं। ये दो जो पढ़ाए हुए हैं दो को अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, पीडीएफ शेयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो ही स्टेप पढ़े हम लोग, एक्सकेवेशन एंड लोडिंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे इसमें, जो लोडिंग हो गया, अब ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। अब जो ट्रांसपोर्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, डंप करेगा, जो भी अगर कोयला है तो कोयला को डंप मतलब गिराएगा, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में लेवलिंग होता है। ये इसमें 5 स्टेप होता है यूनिट ऑपरेशन में सरफेस माइनिंग में, ठीक है। 1 मिनट यार। ठीक, क्या बोल रहे हैं यार, अभी पढ़ा दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। क्या पूछ रहे हो, साइड कास्टिंग और ओवर कास्टिंग में डिफरेंस क्या है? देखो ड्रैग लाइन जो करता है ना, साइड कास्टिंग कॉमन टर्म यूज हो रहा है, जो सॉइल वगैरह जो लोड दे रहा है तो उसको ओवर कास्टिंग बोल दिया जाता है, ठीक है। और ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। जिनमें कहाँ बीआईटी सिंदरी का हो क्या? क्योंकि एक डाउट एक लड़का और कोई पूछा था एक बार। क्या क्वेश्चन है यार दीपक तुम्हारा? रूटीन रूटीन नहीं मिल सकता यार, रूटीन मान लो अब ये है कि कुछ थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद 10 12 लेक्चर के बाद भी है क्या कि मेरा कुछ इसमें ब्रेक लगेगा, ठीक है ना। कोई दूसरे सर आएंगे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। रोप सॉइल और हाइड्रोलिक सॉइल में क्या डिफरेंस है? जो रोप सॉइल होता है ना, इलेक्ट्रिकल रोप सॉइल होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है 3.3 kV का, जैसा रहा। और हाइड्रोलिक सॉइल में जो भी फंक्शन होता है ना, वो सारा हाइड्रोलिक ऑयल के थ्रू होता है, उसमें हाइड्रोलिक ऑयल डाला जाता है। देखो यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे रोप यूज हो रहा है ना, ये बूम हो गया, ये डीपर हो गया, डीपर स्टिक हो गया, ये बकेट हो गया, ये क्राउलर हो गया। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो ये केबल है। मैं गिरिडीह से हूँ, झारखंड गिरिडीह से, ठीक है ना। एक्सकेवेटर का प्रॉब्लम कैपेसिटी कब करेंगे? अरे यार पहले तो देख लो, तो पहले तो पहचान तो लो पहले। अब मान लो अभी स्टार्ट करते सीधा तुम लोग को क्वेश्चन तुम कल की, चलो एक सॉइल है इतना प्रोडक्शन कर रहा है, तो माइंड में क्या बताए थे? देखो ओपन कास्ट माइनिंग या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा पढ़ना है ना, जैसे मान लो किसी को कोई बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तो कैसे इमेज बन जाता है माइंड में, तुरंत इमेज अच्छा बन जाता है कि चलो पूरा पापा का चेहरा नजर आता है ना। तो उसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो वैसा ही पढ़ो कि अगर बोलते हैं तो फील हो जाए, उसका इमेज बन जाए, ठीक है ना। तो पहले तो ये सारा चीज क्लियर हो जाए कि हाँ सॉवेल किसको बोलते हैं, ड्रैगलाइन क्या होता है, देख के समझ पाओ। क्योंकि अभी क्या होता है हम बता रहे एक्चुअल में, लड़का लोग पूरा डिप्लोमा किया हुआ रहता है, या पीडीपीटी मतलब या पीजीपीटी या बीटेक करने वाला भी लड़का, ठीक है ना, डिप्लोमा वाले या बीटेक वाले आते हैं जब माइंस में ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहां पे एक डंपर मान लो खड़ा है, ठीक है ना। अभी तुम लोग में बहुत लोग को पता चला कि डंपर पता नहीं है। ये देखो ये डंपर है, डंपर खड़ा होता है, वहां डोजर खड़ा होता है, सारा इक्विपमेंट खड़ा है, मान लो डोजर डंपर सॉइल। अब उसको अगर पूछते हैं कि बताओ जी डोजर कौन है, तो सॉइल को डोजर बोल देता है, कभी डंपर को डोजर बोल देता है, ऐसा सिचुएशन है। तो वैसा सिचुएशन नहीं करना है, पिक्चर जो भी है सारा चीज अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। गेट क्लियर करना इजी है या बहुत इजी है यार? गेट क्लियर करना बहुत इजी है, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है।
अगर मान लो कोई कोचिंग नहीं भी करता है ना, उसको सिर्फ पास करना रहे ना, वो खुद से भी पास कर सकता है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा। अब कोचिंग करने से ये फायदा हो रहा है कि हम लोग एक प्रॉपर गाइड करेंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे, प्रैक्टिस होगा उससे। नहीं नहीं, टफ मीडियम टफ नहीं है, गेट पास करना इजी है, इजी। कोल इंडिया में भी वैकेंसी आएगी, उसका टेंशन मत लो, तुम लोग इस बार कोशिश करो, इसी बार कोल इंडिया में चले जाना है, खत्म। ठीक है ना, कोशिश करना है कि तुम लोग क्या है कि इसी बार कोल इंडिया में चले जाना है। वैकेंसी अभी कंटिन्यू आएगी यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो चुका है, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं, और अभी डेली रिटायरमेंट हो रहा है। आप कहाँ काम करते हो? हम सीसीएल में काम करते हैं यार। ठीक है, समझ में आया। पहले ये बताओ क्लास कैसा लगा तुम लोगों का? रिव्यू तुम ही लोग से लेना पड़ेगा कि समझ में आ रहा है, फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि क्लास समझना, समझ के ही चलना है, वैसे छोड़ के नहीं चलना है, ठीक है ना। सीसीएल कौन से माइंस में है? मेरा होम टाउन गिरिडीह, हम गिरिडीह में ही है। तो ठीक है, बस इसी तरीके से समझ कर चलना है, किसी को दिक्कत ना हो। बहुत स्लो है सर, सबको लेके चलना होगा ना यार। मान लो तुम फील्ड में जॉब कर रहे होगे, तुमको सारा मशीनरी वगैरह पता होगा, तो लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। क्या बोले यार, सुबह ज्योति मंडल लास्ट का पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है ना, कल एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा 5 मिनट रिव्यू कर लेंगे, जो आज पढ़ाए हुए हैं, उसके बाद। अरे अरे, एमसीक्यू अभी 3 एमसीक्यू बनाना है, वो तो कवर तो करवा ही दिए। अभी 3 एमसीक्यू बन, मतलब बताया ना, वो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वाला, वहां से एमसीक्यू बन रहा है। गेट का पेपर देखना, मतलब 5-6 क्लास होने के बाद गेट का पेपर देखना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और मेरे पास भी क्वेश्चन कलेक्शन किया हुआ है, वो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ना ना, रॉफ सॉइल हाइड्रोलिक सॉइल के डिफरेंस तो खुद से नहीं पढ़ना है, वो सारा हम पढ़ाएंगे। कोई भी तू खुद से नहीं पढ़ना है, क्लास में जैसे जैसे हो रहा है उसको साथ में रिवीजन करते चलना है। मेन है रिवीजन पे ज्यादा फोकस रखना है, भूल नहीं जाना है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।